गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सुप्रीम एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत पाटकर। स्टार्ट करते हैं। जो आपका लास्ट वीडियो में हो चुका था वो हो चुका था वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन एक्सियल, ऑन इक्वेटोरियल, एट एनी पॉइंट, यानी कि तीनों कंडीशन हो चुकी थी। जो आज आपकी हेडिंग स्टार्ट होगी वो होगा आवेश का सतत वितरण, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं आवेश का सतत वितरण क्या होता है। मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, इस पर चार्ज एक समान रूप से वितरित है, यानी कि यहाँ किसी भी पॉइंट पर देखें तो चार्ज क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो जो एक समान रूप से आवेश के वितरित होने की जो कंडीशन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आवेश का सतत वितरण। ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये इस पर आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो ये घटना क्या कहलाएगी, आपका आवेश का सतत वितरण कहलाती है। आवेश का सतत वितरण तीन तरीके का होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण तथा आयतन आवेश वितरण। ठीक है, समझते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण नंबर फर्स्ट, रेखीय आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, आपका रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसकी लंबाई L है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश वितरण कहलाती है। इसी के अंदर एक हेडिंग आती है रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व समझते हैं क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व होता है किसी भी वस्तु की लंबाई पर, एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है, किसी वस्तु की लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर आपका हो गया Q/L। अब यहाँ पर मैं L बराबर क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। तो यहाँ से मैं डेफिनेशन L बराबर 1 पर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका Q। तो यहाँ से मैं डेफिनेशन निकाल सकता हूँ, यानी किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित है वो किसके बराबर है, रेखीय आवेश घनत्व के बराबर है। ये आपका हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। यूनिट Q यानी कि चार्ज की यूनिट होगी कूलाम पर। L क्या है, लंबाई का जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर। अब मैं किसी गोलीय चालक के लिए मान लूँ, तो गोलीय चालक के लिए कैसे माना जाए, गोलीय चालक के लिए जो रेखीय आवेश घनत्व की वैल्यू होगी वो क्या होगी। मान लीजिए आप ये एक गोला है, ठीक है। अब जो इसकी लंबाई तो है नहीं इसमें, तो मैं ना यहाँ से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, पूरा खोल दिया इसको ऐसा। तो जो ये लंबाई है वो इसकी परिधि तो ही कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इसकी परिधि। और जो इसकी परिधि होगी वो कितनी होगी, 2πr। तो यानी कि L की जगह पर, यानी L का इसको मैंने खोल ही तो दिया है, इसकी परिधि बराबर इसकी लंबाई। तो यहाँ पर L बराबर क्या हो जाए आपका 2πr। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गोले के लिए जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो कितना होता है, Q/2πr। जिस बच्चे को नोट करना है नोट कर लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। ठीक है, रफ करते हैं इसको। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है,
जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है? आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाती है। ऐसा समझ लेते हैं, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, देख सकते हैं आप इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगी। अब मैं मान लेता हूँ इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका a और इस पर जो आवेश है वो है उपस्थित q। अब यहाँ से निकालते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण में जो एक हेडिंग होती है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? स्मॉल सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब यहाँ पर मैं A बराबर 1 मान लूँ, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ से मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि A बराबर 1, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ पर पृष्ठीय कर लेना, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार निकालते हैं किसी भी गोले के लिए। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका? मान लीजिए गोला है, अब इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल होता है? गोले का। यहाँ पर एक ही जगह पुट कर दूंगा मैं, किसके लिए हो जाएगा ये? गोले के लिए। तो जो गोले के लिए आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन एक ही जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका गोले के कारण क्षेत्रीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये हो गया आपका पृष्ठीय घनत्व। अब क्या देखेंगे हम इसकी? अब देखेंगे बच्चा हम इसकी यूनिट निकालते हैं। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे? क्यू चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम, अपॉन लगाए, अपॉन लगा दिया। क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल की यूनिट कितनी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व की यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। जिस बच्चे को नोट करना हो नोट कर लीजिए। बाकी आपको नोट्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सुप्रीम एजुकेशन पर मिलेगी। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पर जो होगी आपकी आयतन आवेश वितरण। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो होंगे आपके न्यूमेरिकल। ये लास्ट वीडियो है और आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश। ठीक है, रफ करते हैं इसको। अब आता है आपका वितरण में लास्ट हेडिंग, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण की हेडिंग क्या हो जाएगी?
जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है? आपकी आयतन आवेश वितरण कहलाती है। ऐसा समझते हैं। ये रहा आपका एक क्यूब जिसका आयतन है b और आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, जब आवेश किसी वस्तु के आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो यह घटना क्या कहलाती है? आपका आयतन आवेश वितरण। इसी में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी की वो होती है आयतन आवेश घनत्व, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझते हैं। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व समझते हैं क्या होता है। किसी भी वस्तु के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रो बराबर हो गया आपका Q/B। यदि मैं B बराबर 1 मान लूँ यहाँ पर तो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका Q। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि किसी भी वस्तु के एकांक का मतलब B बराबर 1 पर एकांक आयतन पर जो उपस्थित आवेश होता है वो क्या कहलाता है? आपका आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बेटा क्या होती है? यूनिट Q चार्ज का क्या हो गया आपका? कूलाम। अपॉन लगा अपॉन V वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर क्यू। तो इसकी जो यूनिट हो गई क्या हो गई? कूलाम पर मीटर क्यू। अब मैं जानता हूँ किसी भी गोले के लिए देखता हूँ। मान लीजिए एक गोला है, इस गोले का आयतन कितना होता है आपका? गोले का आयतन होता है B बराबर 4/3 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर मैं B बराबर पुट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका गोले के लिए। तो गोले के लिए आपका क्या हो जाएगा? रो बराबर Q/4/3 पाई आर क्यू। या हम इस 3 को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे 3 को। तो क्या हो जाएगा आपका? रो बराबर 3Q/4 पाई आर क्यू। ये गोले के कारण हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, और ये हो गया आपका आयतन आवेश घनत्व किसी भी वस्तु का। ठीक है, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स समझेंगे नेक्स्ट हेडिंग में क्या होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, सुप्रीम एजुकेशन, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रफ करता हूँ इसको। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखते हैं आज क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, माना एक ई वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये किस में उपस्थित है? वैद्युत क्षेत्र ई में। तो वैद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित है, इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र ई को प्रदर्शित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र ई में एक काल्पनिक पृष्ठ उपस्थित है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? A। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूले से मान लीजिए सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव D है, और इसमें एक चीज़ और समझेंगे। जो क्षेत्रफल होता है वैसे तो अदिश के रूप में माना जाता है, लेकिन यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
जिसकी दिशा अपने पृष्ठ के अवलंब के अनुदिश होती है। ठीक है, जिसकी दिशा अपने पृष्ठ के लंब के कैसी होती है, अनुदिश होती है, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसकी दिशा कहाँ होगी, अपने पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, डीए। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र ई है और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए है, जो इनका अदिश गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि आपका डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। अब आपने स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपका ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा अदिश रूप में। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर जो इनका अदिश गुणनफल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए का अदिश गुणनफल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव के बीच जो बनने वाला कोण, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इनके बीच अगर कोण थीटा बन रहा है तो ये आपका कोण है क्या, थीटा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव डी ए के बीच बनने वाला कोण है थीटा। अब इस कुल पृष्ठ से निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो कुल पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जब भी हम किसी भी चीज़ का टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फाई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब आपका ये गोले का जो इंटीग्रेशन के स्थान पर गोले का मतलब बताता हूँ मैं क्या है। ये है आपका बंद पृष्ठ, यानी कि बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इसके अंदर आवेश क्या है, Q। तो यहाँ से आपका हो गया ई वेक्टर बाहर आ जाएगा ई डॉट डी ए, और कॉस थीटा भी आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं, इसकी तो हमें शेप पता नहीं है कैसी है, काल्पनिक पृष्ठ है, कोई शेप नहीं है इसका। तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसकी शेप कोई नहीं है, लेकिन मैंने इसका जो क्षेत्रफल माना है वो कितना माना है, ए। तो जो आपका जो आपका कुल, इसका मतलब क्या है, टोटल एरिया, इसका जो टोटल एरिया वो कितना माना है, ए। तो यहाँ पर फाई डी ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, ए। तो फाई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि वैद्युत फ्लक्स। जिस बच्चे को नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से कब निकलेगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि कॉस 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से जब थीटा बराबर 0, जब वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव डी ए के बीच जो एंगल थीटा होगा, तब हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा
मैक्सिमम, यानी कि फाई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ए कॉस 0, यानी कि फाई मैक्सिमम जो आया हमारा क्या आ गया, ई ए। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या होगी, सेम होगी, तब इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0, देन फ्लक्स होगा मैक्सिमम। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये है और क्षेत्रफल अवयव आपका, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है जिससे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है ई, और इसमें आपकी जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो होगी लंबवत बाहर की ओर। देन आपके इनके बीच में एंगल कितना है, बनना है 90, थीटा बराबर 90 पर कॉस क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। थीटा बराबर 90 पर कॉस क्या होता है, मिनिमम, यानी कि आपका जो फाई मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। कॉस 90 पुट करेंगे यहाँ पर, कॉस 90 पर 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाई बराबर आपका क्या हो गया, 0। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। इसके बाद आपका आएगा गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम की समझेंगे क्या होता है, नोट कर लीजिए फटाफट। गेट बंद कर दो, ठीक है, रफ करता हूं मैं इसको, देन आगे समझते हैं आपका गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम समझेंगे क्या होता है बेटा जी। गॉसेस थ्योरम समझते हैं क्या होता है। गॉस थ्योरम, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ऐसा समझते हैं, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इसके अंदर Q आवेश उपस्थित है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल नेट फ्लक्स होगा वो इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होगा, 1/ε0 गुना होगा, यानी कि फाई बराबर Q इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई बराबर Q/ε0। ये किसने बताया था, गॉस ने बताया था। जब आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित होगा, यानी कि यहाँ पर उस कंडीशन में जो फाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, 0, यानी कि उस कंडीशन में कोई भी वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। यहाँ पर ε0 क्या है, ε0 आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ ε0 क्या है आपकी, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है बेटा, जल्दी फटाफट याद करो, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कितनी बताई थी, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट कितनी होती है इसकी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लेंगे गॉस थ्योरम। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि गॉस की थ्योरम प्रूफ करेंगे, ऐसा होता भी है या नहीं होता है। ये झूठ मूठ बोल दिया गॉस ने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रूफ करेंगे इसको अभी, नोट कर लीजिए, क्योंकि तुम कुछ भी कर दो, जब कहीं पे जाओगे तो क्या मांगते हैं, प्रूफ। नौकरी करने जाओगे तो क्या मांगेंगे, सर्टिफिकेट। तुमने अगर 12th करी है या नहीं करी है, क्या मांगेंगे, सर्टिफिकेट मांगेंगे। इसलिए हम इसका क्या करेंगे, आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, रफ करता हूँ इसको।
प्रूफ करेंगे गॉसेस थ्योरम का। इसके लिए क्या करते हैं हम, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर उपस्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत फ्लक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स कोई बात नहीं है बेटा, लाइट चली गई है, 1-2 मिनट रुकेंगे, आ जाएगी अभी। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वो इस कंडीशन में क्या करने का मुझे, गॉस ने बताया था, जैसे गॉस की प्रमेय में हमने सीखा था कि जो आवेश होता है वो किसी पृष्ठ के अंदर होगा, देन तभी हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इस O को, जिस पर Q आवेश उपस्थित है, केंद्र मानकर एक वृत्त क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। और एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं यहाँ पर बिंदु P पर। बिंदु P है ये, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। बिंदु P पर क्या लेते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA। अब क्षेत्रफल अवयव dA जिसकी डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी आपको, लंबवत बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, और Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगी। सॉरी, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है dA। वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी बाहर की ओर। इन दोनों के बीच में जो एंगल देखते हैं वो कितना बन रहा है आपका, थीटा बराबर 0। तो इस कंडीशन में इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर E dA cos थीटा। फाई बराबर E dA, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 1। ठीक है, यहाँ से फाई बराबर E क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन भी करवाया था वहीं पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट कर देंगे A की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dA। अब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो फाई का तो फाई रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dA, यानी कि इस टोटल पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका, 4 पाई R स्क्वायर। पुट कर देंगे यहाँ पर, फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dA की वैल्यू, यानी कि कुल इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या हो रहा है कैंसिल, इसने इसको मारा और इसने इसको मारा, आपका क्या बचा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की थ्योरम थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की थ्योरम थी, प्रूफ कर दी हमने, यानी कि गॉस अपनी जगह पे सही थे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो। लाइट चली गई बेटा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
नोट कर लीजिए। देन इसकी पीडीएफ आपको सुप्रीम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, रफ करता हूँ इसको। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के नियम के, गॉस की जो थ्योरम है उसके अनुप्रयोग। रफ करता हूँ बेटा इसको। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें जो फर्स्ट आपकी हेडिंग आती है वो आती है अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार है। इसकी लंबाई क्या है आपकी, अनंत। एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब इसके पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब गॉस ने क्या बताया था, गॉस की प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम सबसे पहले हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं। इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ बेलन। एक बेलन की कल्पना करते हैं। अब जो बेलन की अक्ष है, बेलन की अक्ष भी यही है, इस तार की अक्ष भी यही है, या परस्पर कैसी हैं, समपाती हैं। तब इसकी जो वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो कैसा होगा, प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। मान लीजिए इससे r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए माना एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। अब मैंने आपको बताया था जो क्षेत्रफल अवयव होता है उसकी जो दिशा होती है वो उस पृष्ठ के अवलंब के अनुदिश होती है, बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी dA, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण क्या हो जाएगी, बाहर की ओर। यानी कि इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा बराबर क्या बनना है आपका, 0। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 0। इसी प्रकार मैं बेलन के समतल पृष्ठ पर देखता हूँ। समतल पृष्ठ पर मान लीजिए सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ये ले लिया, इसकी दिशा लंबवत अपने लंब के अनुदिश। अब प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा। उसी प्रकार बेलन के दूसरे समतल पृष्ठ पर यानी कि यहाँ पर भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब जो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर तो
थीटा बराबर 90 है और थीटा बराबर 90 पर कॉस 0, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो गया आपका 0। इसी प्रकार इसके वक्र पृष्ठ पर देखते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है आपका 0, तो आपका फाई बराबर क्या हो गया ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। यहाँ पर थीटा बराबर क्या है आपका 0 और यहाँ पर थीटा बराबर क्या है आपका 90। समतल पृष्ठ पर थीटा बराबर क्या है आपका 90, वक्र पृष्ठ पर थीटा बराबर 0 है। ये हो गया आपका 0। अब टोटल विद्युत फ्लक्स यानी कि इसके वक्र पृष्ठ से टोटल विद्युत फ्लक्स के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि फाई हो गया ये ई हो गया आपका डी ए, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है आपका 2 पाई आर एल। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्या होता है आपका 2 पाई आर एल। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब इसका रेखीय आवेश घनत्व भी होगा, यानी कि लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन एल। यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक है। अब फाई बराबर जो गॉस की थ्योरम से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था फाई बराबर गॉस की थ्योरम से, फाई बराबर हमारा होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर पुट कर देंगे फाई की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E, यानी कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये किसके लिए निकाल रहे हैं वक्र पृष्ठ पर, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा वक्र पृष्ठ का यानी कि कुल क्षेत्रफल ये आपका क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया इसका 2 पाई आर एल हो गया आपका ये। देन ये आपको यहाँ पर चलते हैं, Q बराबर आपका क्या होता है लैम्डा इंटू क्यू एल, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई एल। एल ने एल को क्या कर दिया कैंसिल, तब यहाँ पर क्या बचा आपका फॉर्मूला जो निकल के आया आपका E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। क्या आया आपका E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 का इंटू कर दूं, 2 का ऊपर 2 का नीचे, तब जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, जिस बच्चे को नोट करना हो नोट कर लीजिए फटाफट। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लीजिए फटाफट। याद रखना नेक्स्ट वीडियो आपकी न्यूमेरिकल की आएगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि हम शेयर कर देंगे तो वो हमसे ज़्यादा होशियार हो जाएगा, लेकिन नहीं बेटा, एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये रेस हो रही है। अब इस रेस में सिर्फ तुम ही अकेले हो, तो ये रेस तो तुम वैसे भी जीते आओगे, तो ये रेस जीतने का कोई फ़ायदा हुआ आपका नहीं हुआ। लेकिन जब इस रेस में बहुत सारे लोग हैं, अगर तब आप जीत रहे हो तब आपको कहा जाएगा रियल विनर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट।
रफ करते हैं इसको, चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। नेक्स्ट क्या है, अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात तीव्रता। इसके लिए हम मानते हैं अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर। इसी से समझते हैं क्या कह रहा है, अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर ड्रॉ करते हैं। पहले तो मान लीजिए एक चादर है ABCD, एक समान रूप से आवेशित है। इसके पृष्ठ से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा एक बिंदु Q इसका O पॉइंट है, मान लीजिए एक बिंदु Q इस प्रकार है कि जो P और Q हैं वो क्या है, इस चादर के लंबवत हैं। देन फिर हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। अब गॉसियन पृष्ठ के रूप में हम किसकी कल्पना करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं, क्योंकि आवेश हमेशा बंद पृष्ठ के अंदर होगा तभी उससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ये बिंदु P यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो समतल पृष्ठ पर बेलन की मानता हूँ मैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ये है dA, जिसकी दिशा क्षेत्रफल अवयव मैंने बताया था अपने पृष्ठ के लंब के अंदिश होता है, यानी कि बाहर की ओर। अब प्लस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, आपकी बाहर की ओर। ठीक, इधर भी वैसा ही करेंगे, सेम क्षेत्रफल अवयव अपने लंब के अंदिश बाहर की ओर, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे डिसाइड करते हैं, वो जाकर फर्स्ट वीडियो के देखें, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वीडियो को, तब आपको ये थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर N पॉइंट है, इसके कारण क्षेत्रफल अवयव dA की जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी बाहर की ओर। और जो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए आपका एंगल कितना बन रहा है, 90, और जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फाई बराबर EDA cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर कितना बनना है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा बराबर क्या बनना है आपका 90, cos 90 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यानी कि 0। यानी बेलन की जो वक्र पृष्ठ है इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0। अब समतल पृष्ठ पर देखते हैं दोनों तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बराबर 0। तो यहाँ से मन लगा सकते हैं कि इससे कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स निकलेगा। कितना निकलेगा देखते हैं, फाई बराबर
ई डी ए कॉस थीटा, फाई एट पॉइंट पी, फाई एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर देखते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब दोनों जगह देखिए आप, थीटा बराबर कितना बनना है, 0 0 बनना है। ये भी हो जाएगा आपका फाई पी बराबर ई ए कॉमा, और जो आपका फाई क्यू होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका ई ए। अब टोटल फ्लक्स देखते हैं, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, ये तो आपका 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई बराबर फाई पी प्लस फाई क्यू प्लस फाई एन होगा। और फाई एन पर क्या है आपका विद्युत फ्लक्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर फाई पी बराबर फाई क्यू है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई ए। क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर ट्वाइस ऑफ ई ए। अब इसके क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इसका क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व भी होगा। क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, क्यू अपॉन ए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। और फाई बराबर हमने गॉस के नियम से क्या पढ़ा था, किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर पुट कर देंगे फाई की जगह पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन इसके बाद क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर, क्यू बराबर क्या है आपका सिग्मा इंटू ए, ट्वाइस ऑफ ई ए ने को क्या कर दिया, कैंसिल। तब यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा आपको E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण। नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को लाइक भी करिए फटाफट, जल्दी जल्दी, मैं और भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूं। जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग बची है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद आपका चैप्टर जो होगा फिनिश हो गया। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल होंगे उसमें, यूपी बोर्ड की होगी एनसीईआरटी। ठीक है, रफ करते हैं इसको, नेक्स्ट या लास्ट हेडिंग पर चलते हैं। लास्ट हेडिंग है आपकी दूसरा मार्कर लेता हूँ। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर याद रखेंगे गोला एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए एक गोला है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ये हो गई आपकी आर, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब कंडीशन आती है फर्स्ट, गोले के बाहर, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, गोले के बाहर, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए एक बिंदु P है जो कहाँ स्थित है, गोले के बाहर स्थित है।
इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि गॉस ने बताया था जब आवेश किस बंद पृष्ठ के अंदर होता है तभी उससे वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसलिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, तो बिंदु O को केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसकी त्रिज्या क्या हो गई R, ये पॉइंट हो गया आपका P। मान लीजिए यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव आपका ये dA है, इसकी दिशा बता चुका हूँ आपको, लंबवत अपने पृष्ठ के अवलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, और जो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी आपकी कहाँ, बाहर की ओर। अब देखेंगे आप इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बराबर लड्डू, थीटा बराबर 0 का बन रहा है। तब इस बिंदु से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा आपका, फाई बराबर EDA cos थीटा, फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, फाई बराबर EDA cos थीटा। थीटा बराबर क्या है आपका यहाँ पर 0, देन फाई बराबर क्या हो गया आपका EDA। अब बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आपकी, नहीं प्लस फाई, यानी कि वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया आपका E.dA। अब इसका फाई बराबर जो गॉस के नियम से हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाई बराबर आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पुट कर देंगे फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर EDA। सूक्ष्म, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA का है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है वो है DA। अब हम टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 4 पाई R²। टोटल कितना हो जाएगा आपका, यानी कि टोटल इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 4 पाई R², क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है आपका 4 पाई R²। अब यहाँ से जो E का फॉर्मूला मिलेगा हमें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। ये मिल गया हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, नोट कर लीजिए, जब बिंदु कहाँ स्थित हो, गोले के बाहर, यहाँ पर लिख लेंगे, जब बिंदु गोले के बाहर हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। चूंकि आवेश हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो इसका पृष्ठीय घनत्व भी होगा, यानी कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन A। अब Q बराबर क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई R², तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 पाई R² इंटू सिग्मा। अब यहाँ पर Q की जगह पर क्या पुट कर देंगे 4 पाई R इंटू सिग्मा A। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक A हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई R², इस वाले गोले का है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R। तब ध्यान यहाँ पर हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर क्या पुट करेंगे ऊपर से 4 पाई कैपिटल R² इंटू सिग्मा अपॉन R²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 4 पाई से क्या हो गया आपका कैंसिल, 4 पाई हो गया, और तो कुछ है नहीं। E बराबर क्या मिला आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, यानी कि इसके पृष्ठ पर स्थित हो, उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी वो ज्ञात करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा सबको।
ठीक है, रफ करता हूँ इसको। क्या पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला? बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जब बिंदु इस पर होगा तब उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। और तो कोई वैल्यू नहीं बदल रही है, सिर्फ r बदल रहा है, यानी कि कैप स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल R। तो जो पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q/ स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल R²। ये हो गई पृष्ठ पर। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है जब बिंदु गोले के अंदर हो। अब गोले के अंदर हम देखते हैं, गोले के अंदर Q बराबर क्या है? 0। कोई आवेश ही नहीं है गोले के अंदर, तब Q बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/4πε0। Q क्या है? 0 है। गोले के अंदर Q क्या है आपका? 0। तब जो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, गोले के पृष्ठ के अंदर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी आपकी? 0। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, जिसको नोट करना हो। रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट होता रहूँ, डिमोटिवेट ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।